Okay, so good morning all. In today's lecture, we will discuss the नॉर्मलाइजेशन का कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जो कि स्कीमा के ऊपर बेस है। मतलब अगर स्कीमा का रिलेशनशिप प्रोवाइडेड है तो उस केस में आप फंक्शनल डिपेंडेंसी के हिसाब से हम लोग चेक करेंगे कि either that schema is present in BCNF, 3NF, 2NF, 1NF, in which normal form. Okay, so आपको हर एक स्कीमा के रिलेटेड चेक करना है कि वो स्कीमा कौन से रिलेशनल डेटाबेस कौन से नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी कुछ डिस्कस किया था जहाँ पे डेटाबेस दिया गया था और उसमें डिपेंडेंसी दिया गया था। उसमें से हमने देखा था कि जैसे ये वाला एग्जांपल, इसमें देखे थे कि हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करना कैसे, वो हम चेक किए थे यहाँ पे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि अगर स्कीमा गिवन हो तो उस केस में हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो जो स्कीमा है वो आपका कौन से नॉर्मलाइजेशन को मतलब कौन से नॉर्मलाइजेशन को वहाँ पे सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्कीमा है आपका, देखो रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे दिया गया है रोल नंबर एंड कोर्स। और रोल नंबर आपका क्या है, यहाँ पे आपका कैंडिडेट की है, अंडरलाइन है, तो यहाँ पे आपका रोल नंबर हो जाएगा की, और कोर्स गिवन है, और नॉन ट्रिवियल एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, रोल नंबर डिफाइंस कोर्स। ठीक है, रोल नंबर इम्प्लाइज कोर्स। नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी मीन्स कि डिपेंडेंसी का अगर हम ये देखें कि intersection of LHS and RHS, so there should be the value is 5. ठीक है, मतलब ट्रिवियल डिपेंडेंसी तो हर टाइम वैलिड ही होता है। ठीक है, तो नॉन ट्रिवियल मीन्स LHS और RHS का इंटरसेक्शन अगर हम ले तो उस केस में क्या होगा कि रिजल्ट 5 आना चाहिए। तो उसी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को हमें चेक करना है, either that will be present in BCNF, 3NF or others normal form। ठीक है, तो ट्रिवियल मीन्स मतलब क्या होगा कि अगर इंटरसेक्शन ले तो उस केस में फाई नहीं होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट वहाँ पे एक कॉमन एट्रीब्यूट या फिर कॉमन डिपेंडेंसी होना चाहिए। लेकिन नॉन ट्रिवियल में जो है वो LHS RHS का इंटरसेक्शन वैल्यू ऑलवेज 5 आएगा, तो उसी डिपेंडेंसी को ही हमें चेक करना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे आपका रिडंडेंसी है, इसीलिए हम चेक करेंगे कि कैसे उसको मॉडिफाई किया जाए। क्या आइदर दैट डिपेंडेंसी इज प्रेजेंट इन BCNF। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जैसे शुरू में ही हमने देखा था कि हम हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म को पहले चेक करेंगे, मीन्स पहले BCNF को चेक करेंगे। तो BCNF सेटिस्फाई अगर हो जाता है तो डेफिनेटली वो 3NF में सेटिस्फाई होगा। ठीक है, और 3NF सेटिस्फाई होता है तो 2NF भी सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, तो ये आपको चेक करना है। तो फर्स्ट देखो BCNF है या नहीं, तो कैसे इसको आप देखोगे कि रोल नंबर इम्प्लाइज कोर्स। ठीक है, अच्छा BCNF का क्या रूल था, LHS ऑफ ईच फंक्शनल डिपेंडेंसी शुड बी अ कैंडिडेट की। ठीक है, तो क्या देखो इस डिपेंडेंसी का LHS में क्या है, रोल नंबर क्या कैंडिडेट की है, हाँ रोल नंबर कैंडिडेट की है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है कि रोल नंबर कैंडिडेट की है, अंडरलाइन किया गया है, तो ये तो BCNF ही सेटिस्फाई हो रहा है। तो फर्स्ट स्कीमा जो है हम देख रहे हैं कि BCNF में ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म इसका BCNF है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला जो स्कीमा है वहाँ पे दिया गया है रजिस्ट्रेशन जहाँ पे रोल नंबर, कोर्स ID एंड ईमेल। हाँ, तो यहाँ पे रोल नंबर एंड कोर्स ID
ये दोनों को लेके की बन रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एक कॉम्पोजिट की शो कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में कैंडिडेट की क्या होगा, रोल नंबर एंड कोर्स आईडी, जो कि एक कंपोजिट कैंडिडेट की है। ठीक है, अच्छा, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया है रोल नंबर कोर्स आईडी इम्प्लाइज ईमेल, और एक दिया गया है ईमेल इम्प्लाइज रोल नंबर। अच्छा, तो फर्स्ट हम चेक करेंगे कैंडिडेट की। कैंडिडेट की हमने निकाल लिया क्योंकि ऑलरेडी गिवन है, रोल नंबर और कोर्स आईडी दोनों मिलके कैंडिडेट की बना रहा है, जो कि एक कॉम्पोजिट कैंडिडेट की है। ठीक है, प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, प्राइम एट्रीब्यूट इस केस में रोल नंबर एंड कोर्स आईडी दोनों ही प्राइम एट्रीब्यूट होगा। अच्छा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, इस सब को छोड़ के जो रह जाता है ईमेल, ईमेल हो गया आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो अब आप चेक करोगे कि ये रिलेशन जो है, डिपेंडेंसी जो है, क्या वो BCNF में है या 3NF में है या 2NF में है या 1NF में है। तो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से हम अगर देखें तो फर्स्ट BCNF चेक करेंगे। BCNF में देखो डिपेंडेंसी दोनों है ना, यहाँ पे दो डिपेंडेंसी दिया गया है, रोल नंबर कोर्स आईडी जो इम्प्लाइज कर रहा है ईमेल को, और एक है ईमेल जो इम्प्लाइज कर रहा है रोल नंबर को। ठीक है, तो फर्स्ट में देखो BCNF का कंसेप्ट सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, कि LHS ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी शुड बी अ कैंडिडेट की। तो रोल नंबर एंड कोर्स आईडी क्या ये कैंडिडेट की है, हाँ ये कैंडिडेट की है। तो फर्स्ट वाला डिपेंडेंसी मेरा सेटिस्फाई हो जा रहा है, फर्स्ट वाला डिपेंडेंसी आप देख रहे हो कि BCNF कंडीशन के लिए सेटिस्फाइड है। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी चेक करना है ना, तो इसमें देखो ईमेल इम्प्लाइज रोल नंबर, तो क्या ईमेल कैंडिडेट की है, LHS क्या कैंडिडेट की हो रहा है यहाँ पे, नहीं, LHS कैंडिडेट की नहीं है। सॉरी, तो LHS कैंडिडेट की नहीं है। ठीक है, और LHS एक प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, LHS एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो कैंडिडेट की नहीं हो रहा, तो ये तो गलत हो गया, BCNF तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। और एक भी डिपेंडेंसी अगर BCNF के लिए सेटिस्फाइड नहीं होता है, तब हम क्या बोलेंगे कि वो जो स्कीमा है वो BCNF में नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे भी किया था ना, कि BCNF के लिए अगर एक भी डिपेंडेंसी क्रॉस हो जाता है तो हम उस टेबल को BCNF में नहीं कह सकते, या फिर किसी भी नॉर्मल फॉर्म के लिए अगर कोई भी डिपेंडेंसी सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो आप नहीं कह सकते हो कि वो उस नॉर्मल फॉर्म में प्रेजेंट है। अच्छा, तो इस केस में आप देख सकते हो कि द टेबल या फिर द स्कीमा इज नॉट प्रेजेंट इन अ BCNF। ठीक है, अच्छा, तो BCNF में नहीं है तो क्या ये 3NF में होगा। अच्छा, इस केस में आप देखो ये वाला जो पहला वाला डिपेंडेंसी था, रोल नंबर कोर्स आईडी एंड ईमेल, तो रोल नंबर कोर्स आईडी जो इम्प्लाई कर रहा है ईमेल को, ये तो BCNF के लिए ही सेटिस्फाई हो रहा था कंडीशन। ठीक है ना, तो क्या इसको फिर से हम चेक करेंगे फॉर द केस ऑफ 3NF कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी BCNF के लिए सेटिस्फाइड है, मतलब ये 3NF के लिए भी सेटिस्फाई होगा। क्यों, क्योंकि 3NF में भी यही बोल रहा था कि LHS मस्ट बी ए कैंडिडेट की और RHS इज ए प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक ना, तो ऑलरेडी ये BCNF के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो इसको और चेक करने का जरूरत नहीं है फॉर द केस ऑफ 3NF। ठीक है, तो 3NF में केस 3NF के केस के लिए हम अगर सिर्फ जो रह गया, जो डिपेंडेंसी बचा उसको अगर चेक करेंगे तो उसी से ही हम कंक्लूजन निकाल सकते। ठीक है ना, तो क्या ईमेल आईडी इम्प्लाइज रोल नंबर, इसमें ये जो लेफ्ट साइड है क्या ये कैंडिडेट की है, नहीं ये तो कैंडिडेट की नहीं है। ठीक है, LHS नॉट कैंडिडेट की। और 3NF के लिए क्या था, आइदर दिस कंडीशन शुड सेटिस्फाई और राइट हैंड साइड अगर प्राइम एट्रीब्यूट हो। ठीक है, दोनों में से अगर कोई एक हो जाए
तो हम उस डिपेंडेंसी को वैलिड कह सकते हैं, ठीक ना। तो LHS तो नहीं शो कर रहा है कि ये कैंडिडेट की है, लेकिन RHS बोल रहा है कि हाँ रोल नंबर एक आपका प्राइम एट्रीब्यूट है। हाँ देखो, रोल नंबर एक प्राइम एट्रीब्यूट है। तो ये जो डिपेंडेंसी है ये 3NF के लिए सेटिस्फाइबल है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक टेबल BCNF में नहीं है लेकिन 3NF में लाई करता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखो स्कीमा 3, डिफरेंस समझो। हर एक जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है वो अलग ही है। यहाँ पे देखो ये 2NF को सेटिस्फाई करेगा, नेक्स्ट को 1NF को सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपको डिफरेंस समझना है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, ठीक है। जैसे स्कीमा 3 में देखो रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, कोर्स ID एंड ग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी दिया गया है, रोल नंबर कोर्स ID इम्प्लाइज मार्क्स ग्रेड, ठीक है, और मार्क्स इम्प्लाइज ग्रेड, ठीक है। अच्छा, तो रोल नंबर और कोर्स ID इस केस में क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की जो रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी गिवन है, कैंडिडेट की अगर रोल नंबर एंड कोर्स ID हो जाता है तो एक कंपोजिट कैंडिडेट की हो रहा है, तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या होगा, रोल नंबर एंड कोर्स ID। उसको छोड़ के जो रह गया बचा वो हो जाएगा आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, जो कि क्या है, मार्क्स एंड ग्रेड, ठीक है ना। अच्छा, अब आप डिपेंडेंसी जो है उस हिसाब से देखो कि आइदर दैट इज इन BCNF और नॉट। तो फर्स्ट BCNF हम चेक करेंगे। BCNF के लिए लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डिपेंडेंसी शुड बी अ कैंडिडेट की। तो क्या इस डिपेंडेंसी में लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की है, हाँ रोल नंबर कोर्स ID कैंडिडेट की है, तो फर्स्ट वाला डिपेंडेंसी वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट डिपेंडेंसी देख रहे हैं, मार्क्स इम्प्लाइज ग्रेड। तो मार्क्स क्या कैंडिडेट की है, नहीं ये तो नहीं है, ये गलत हो गया। तो एक डिपेंडेंसी सही है, एक डिपेंडेंसी गलत है, तब भी हम ये नहीं बोल सकते कि ये पूरा जो स्कीमा है ये BCNF में BCNF को सेटिस्फाई करता है, नहीं करता है ना। तो BCNF के लिए ये आपका टेबल सेटिस्फाइबल नहीं है। अच्छा, क्या ये 3NF के लिए सेटिस्फाई होता है डिपेंडेंसी? तो फर्स्ट वाला डिपेंडेंसी तो ऑलरेडी तो ये चेक किया गया था, ये BCNF के लिए ही सेटिस्फाई है। तो रह गया बचा बाकी ये मार्क्स इम्प्लाइज ग्रेड, इसी को चेक करेंगे सिर्फ। तो इसको चेक करके हम देख सकते हैं क्या कि क्या कुछ डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। तो मार्क्स, अब देखो मार्क्स इम्प्लाइज ग्रेड, इसको हम देखेंगे whether that is in 3NF or not। तो LHS must be a कैंडिडेट की और RHS शुड बी a प्राइम एट्रीब्यूट, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होना है। और द केस ऑफ 3NF, तो LHS तो कैंडिडेट की नहीं है। RHS क्या, RHS क्या प्राइम एट्रीब्यूट है, नहीं प्राइम एट्रीब्यूट ID है, और यहाँ पे तो ग्रेड दिया गया है। तो ये हम देख रहे हैं कि 3NF जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा फॉर द डिपेंडेंसी जहाँ पे मार्क्स इम्प्लाइज ग्रेड दिया गया है। तो हम बोलेंगे कि द टेबल इज नॉट इन अ 3NF, ये 3NF के लिए भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो फिर से हम देखेंगे क्या ये 2NF के लिए सेटिस्फाई है। तो 2NF के केस में क्या था, LHS should be a proper subset of candidate key. LHS should be a proper subset of candidate key, and RHS should be a non-prime attribute. Non-prime attribute, तो क्या हो जाएगा, वो आप 2NF के लिए कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हो। और 2NF नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मीन्स आप क्या देख रहे हो कि वो पार्शियल डिपेंडेंसी शो कर रहा है। अगर वैसा होता है तो पार्शियल डिपेंडेंसी हो रहा है, तो 2NF में वैसा नहीं होना है, ठीक है। 2NF में क्या किया गया था, फुल्ली डिपेंडेंस होना चाहिए,
फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये तो पार्शियल डिपेंडेंस शो कर रहा है कि नहीं? मार्क्स मार्क्स इम्प्लाइज ग्रेड, मार्क्स इम्प्लाइज ग्रेड। यहाँ पे देखो मार्क्स क्या एक कैंडिडेट की एक प्रॉपर सबसेट है कैंडिडेट की? नहीं है, नहीं है ना। और ग्रेड जो है, ग्रेड क्या एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है? ग्रेड क्या एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है? देखो, हाँ, ग्रेड एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, लेकिन दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तभी वो पार्शियल डिपेंडेंसी को इम्प्लाई करेगा, ठीक है ना। लेकिन हमें 2NF में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, समझ रहे हो? हमें फुल्ली डिपेंडेंसी चाहिए। फुल्ली डिपेंडेंसी मींस कैंडिडेट की, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉपर सबसेट होगा तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी बोलेगा, मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट केस के लिए तो हम देख रहे हैं कि ये सबसेट नहीं है, ठीक है, चलो ये वाला तो सही हो गया। 2NF के लिए लेफ्ट हैंड साइड तो सही है, लेकिन राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि ये एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है क्या? क्या एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है? हाँ, ये एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। ग्रेड ग्रेड है ना, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो आप बोल सकते हो क्या ये पार्शियल डिपेंडेंसी शो कर रहा है, क्योंकि ये तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, लेकिन मार्क्स तो कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है ना कैंडिडेट की का। तो ये डिपेंडेंसी आपका NF में रहेगा, समझ रहे हो? सो दिस टेबल इज इन अ 2NF। आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना है फॉर द केस ऑफ पार्शियल डिपेंडेंसी, कि LHS should be a proper subset of candidate and RHS should be a non-prime attribute, ठीक है। if that condition satisfied, we can say that this is the condition of partial dependency, और वो partial dependency हमें 2NF में नहीं चाहिए। तो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं हो रहा है, यहाँ पे फुल्ली डिपेंडेंस दिखा रहा है, क्योंकि मार्क्स जो है ये कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है कैंडिडेट की का। अगर कैंडिडेट की का कोई ही नहीं है तो ये तो फुल्ली डिपेंडेंस हो रहा है, जो कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो रहा है, ठीक है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो सकता है मेरा 2NF में, लेकिन ट्रांजिटिव 3NF नहीं होना चाहिए, यही हमने पढ़ा था। The table should be in 2NF. In the case of 3NF, the table should be in 2NF and there should be no transitive dependency in the table, ठीक है। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई कर रहा है, ये 3NF में तो नहीं होगा, लेकिन 2NF में तो हो सकता है, क्योंकि ये मार्क्स जो है कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है कैंडिडेट का, ठीक है। अगर प्रॉपर सबसेट होता तो तब दिक्कत हो जाता, तब पार्शियल डिपेंडेंसी शो कराता। यहाँ पे तो फुल डिपेंडेंट दिखा रहा है। तो ये जो स्कीमा है ये सेकंड NF में है। तो कंडीशन आपको हर एक केस में अच्छे से याद मतलब चेक करना है। तो हम देखें क्या टेबल जो है, टेबल BCNF में नहीं है, 3NF में नहीं है, लेकिन 2NF में है, ठीक है। अच्छा, लास्ट एक रह गया, देखो स्कीमा 4 पे हम है रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, कोर्स ID, क्रेडिट, ओके। नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, रोल नंबर, कोर्स ID इम्प्लाइज क्रेडिट, कोर्स ID इम्प्लाइज क्रेडिट, दोनों डिपेंडेंसी यहाँ पे शो किया गया है। अच्छा, तो प्राइमरी सॉरी कैंडिडेट की क्या हो गया, जो कि एक कंपोजिट कैंडिडेट की है, रोल नंबर एंड कोर्स ID, तो प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा रोल नंबर एंड कोर्स ID, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, रह गया जो बाकी क्रेडिट, क्रेडिट आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। अच्छा, अब देखो कि डिपेंडेंसी, फर्स्ट डिपेंडेंसी क्या है, रोल नंबर कोर्स ID इम्प्लाइज क्रेडिट, तो रोल नंबर कोर्स ID क्या
LHS में कैंडिडेट की है, हाँ LHS में कैंडिडेट की है। RHS RHS देखने का जरूरत नहीं है, the case of BCNF कि if the LHS of each functional dependency is candidate की, then the condition is satisfied। ठीक है, तो ये BCNF के लिए satisfied है। नेक्स्ट वाला जो डिपेंडेंसी है देखो, उसमें कोर्स आईडी इम्प्लाइज क्रेडिट। कोर्स आईडी कैंडिडेट की नहीं है, ये प्रॉपर सबसेट हो जा रहा है कैंडिडेट की। तो नेक्स्ट जो डिपेंडेंसी है उस केस में ये वैलिड नहीं। सो हम क्या देख रहे हैं कि एक वैलिड हो रहा है डिपेंडेंसी और एक डिपेंडेंसी तो इनवैलिड है, तो टेबल इज नॉट इन अ BCNF। क्या ये 3NF में है, उससे चेक करो। कोर्स आईडी इम्प्लाइज क्रेडिट, कोर्स आईडी मस्ट बी है कैंडिडेट की, तो ये नहीं हो रहा है, प्रॉपर सबसेट हो जा रहा है, तो 3NF में भी नहीं होगा। क्या ये 2NF में है? 2NF के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि आपको पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना है। और पार्शियल डिपेंडेंसी का केस क्या है? शुड बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। देखो, हाँ, कोर्स आईडी शुड बी अ प्रॉपर कोर्स आईडी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, एंड RHS शुड बी अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। क्रेडिट, हाँ, क्रेडिट एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब ये पार्शियल डिपेंडेंसी है, लेकिन ONF में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो डिपेंडेंसी है कोर्स आईडी एम्प्लॉइज क्रेडिट, ये टेबल मतलब ये स्कीमा आपका ONF में नहीं होगा। समझ में आया? ONF में टेबल है या नहीं, उसको चेक करना है। क्या करना है हमें, ये देखना है कि क्या पार्शियल डिपेंडेंसी है या फुल्ली डिपेंडेंट है। ठीक है, पहले वो देखना है। पार्शियल डिपेंडेंस हमको नहीं चाहिए, हमको फुल्ली डिपेंडेंट चाहिए। तो डिपेंडेंसी ऑलवेज फुल्ली डिपेंडेंट होगा। तो पार्शियल डिपेंडेंसी का केस क्या होता है कि LHS का वैल्यू प्रॉपर सबसेट होगा एक कैंडिडेट के का, एंड RHS का वैल्यू क्या होगा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा। आइदर मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब पार्शियल डिपेंडेंसी होगा। ठीक है, LHS साइड जो है प्रॉपर सबसेट है कैंडिडेट की का, कैंडिडेट की यहाँ क्या है, सबसे कोर्स आईडी हो रहा है। और एंड RHS में देखो कि ये एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, क्रेडिट एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये जो डिपेंडेंसी है, ये डिपेंडेंसी आपका क्या है कि ये पार्शियल डिपेंडेंट है, ये फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है, तो पार्शियल डिपेंडेंट नहीं चाहिए। That's why we can say that the schema is not in a 2NF। तो अगर मैम, हाँ बोलो। पार्शियल डिपेंडेंसी में LHS तो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की एंड RHS, तो ये दोनों में से LHS और जो RHS का कंडीशन है कि RHS नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दोनों ट्रू होना चाहिए, ये दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो सकता है? दोनों ट्रू होना चाहिए। दोनों ट्रू होगा तभी हम उसको पार्शियल डिपेंडेंसी कहेंगे, और वो पार्शियल डिपेंडेंसी हमें 2NF में नहीं चाहिए। ठीक है, अगर पार्शियल डिपेंडेंसी होता है तो वो 2NF में 2NF के टेबल के केस में नहीं चाहिए, 2NF में ऑलवेज फुल्ली डिपेंडेंट होगा। ऑल यस द मैम। नॉन शुड बी फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन कैंडिडेट की। तो 2NF में हम क्या देख रहे थे कि हम कैंडिडेट की प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सब फाइंड आउट किए, लेकिन वहां पे पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगा, वहां पे फुल्ली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, और पार्शियल डिपेंडेंसी का केस यही बोलता है कि LHS should be a proper subset of candidate key and RHS should be a non-prime attribute। अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होता है, LHS एंड RHS बोथ, तब हम उसको पार्शियल डिपेंडेंसी बोलेंगे। और पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए 2NF के केस में, तो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी, इसीलिए ये 2NF में नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आया?
यस मैम। अच्छा, तो बाय डिफॉल्ट ये टेबल क्या होगा, 1NF में रहेगा। अच्छा, आप लोगों को याद है शुरुआत में मैंने एक चीज इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल आपका डिपेंडेंस। आवाज पूरा कट जा रहा है। आवाज नहीं आ रहा है मैम। अभी अभी आ रहा है क्या? यस मैम। हाँ हाँ, नेटवर्क इशू है यहाँ पे, तो सुबह से बारिश ही हो रहा है और नेटवर्क का प्रॉब्लम है, लाइट भी नहीं रहता, कट रहा है, तो इसीलिए। अच्छा, तो देखो इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसके रिलेटेड पिक्चर्स मैंने पहले ही बताया कि अगर याद होगा तो आप लोगों को वहाँ पे ये बोला गया था कि सपोज कुछ रिलेशनल डेटाबेस, दोनों रिलेशनल डेटाबेस है और अगर एक का वैल्यू दूसरे से हम कैसे डिपेंड करके उसका वैल्यू वहाँ से इम्प्लाई कर सकते हैं, तो उसी को इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। तो उसका कुछ एग्जाम्पल हम करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे समझ लोगे तो चीजें ऐसा न्यूमेरिकल्स भी आता है तो इजी होगा आपके लिए। तो देखो, तो यहाँ पे बोला है कि इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो केस क्या, दोनों केस आपको सेटिस्फाई करना है। एक्स कवर्स वाई, तो क्या होगा, एक्स इज द सबसेट ऑफ वाई, और if y covers x then x y is the subset of x। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है देन हम कह सकते हैं कि x इज इक्विवेलेंस ऑफ y। मतलब क्या है कि अगर x का वैल्यू निकालना है तो y के ऊपर डिपेंड रहो, और y का वैल्यू निकालना है तो x के ऊपर डिपेंड रहेंगे। ठीक है, कैसे करना है, देखो फर्स्ट एग्जांपल है x x इज इक्वल्स टू x is equals to a implies b, b implies c। ठीक है, यहाँ पे दो डिपेंडेंसी दिया गया है, और y जो है y में भी डिपेंडेंसी ये दिया गया है कि y is equals to a implies b, b implies c, a implies c। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट केस अगर चेक करें, फर्स्ट केस क्या था, इफ x प्लस y, ये चेक करना है क्या, x मतलब y के वैल्यू हम निकालने के लिए क्या x डिपेंडेंसी शो करा रहा है कि नहीं। मतलब फर्स्ट केस के लिए हम क्या करेंगे, a का यहाँ पे देखो y का जितने भी डिपेंडेंसी है उसको फाइंड आउट करने के लिए x के ऊपर मतलब डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, तो y में जितने भी रिलेशन है, देखो a इम्प्लाइज b, b इम्प्लाइज c, a इम्प्लाइज c। तो फर्स्ट अगर a का क्लोजर निकाले, a का क्लोजर निकाले, तो a का क्लोजर हम y से नहीं निकालेंगे, हम x के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि हमें इक्विवेलेंस चेक करना है, क्या x और y इक्विवेलेंट है या नहीं। तो y को फाइंड आउट करने के लिए फिर क्या किया, x के वैल्यू के साथ उसको टैली किया। ठीक है, तो y का जो फर्स्ट डिपेंडेंसी है वहाँ पे a इम्प्लाइज b, a का क्लोजर हमें निकालना है, क्लोजर निकालेंगे लेकिन डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे देखो x क्या कर रहा है, a इम्प्लाइज b। ठीक है, तो a का क्लोजर में क्या रिफ्लेक्सिव a तो आएगा ही, a इम्प्लाइज b तो a b आ गया। नेक्स्ट देखो b इम्प्लाइज c भी है तो a b c आ गया, a का क्लोजर। ओके, तो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि a इम्प्लाइज b। हाँ देखो, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अगर x से भी हम उसका वैल्यू चेक करें तो भी हमारा रिजल्ट ये आ रहा है a इम्प्लाइज b। ठीक है, ये सेटिस्फाई हो रहा है कि ये इक्विवेलेंस बता रहा है x के साथ। ठीक है, x के साथ y का इक्विवेलेंस हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देखो b इम्प्लाइज c। अच्छा, b इम्प्लाइज c, b
का क्लोजर निकालना है विद द हेल्प ऑफ x। तो b का क्लोजर x में से b इंप्लाइज c कर रहा है, ठीक ना, b इंप्लाइज c कर रहा है, b का क्लोजर क्या होगा, b आएगा और b इंप्लाइज c, c आएगा। इसमें से आप देखो, आप y में क्या था, b इंप्लाइज c था, तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? अगर हम x से उसका देखो b इंप्लाइज c तो आ रहा है, तो y का जो डिपेंडेंसी है b इंप्लाइज c, ये ये इक्विवेलेंस है x के साथ। नेक्स्ट ए का क्लोजर, तो ये चेक करने ऑलरेडी हमने पहले ही चेक किया है, सिर्फ मैंने यहाँ पे ये डायरेक्शन मतलब ये जो डिपेंडेंसी है ए इंप्लाइज सी, ये शो कराने के लिए कि हम x के ऊपर डिपेंड होके भी हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें ये डिपेंडेंसी शो कर पा रहे हैं। तो y का सारा डिपेंडेंसी का जो रिलेशन है वो x के ऊपर मतलब इन्वॉल्व है या फिर x का इक्विवेलेंस है, ठीक है। तो वी कैन से दैट x कवर्स y, okay, so x is a subset of y if the condition is true. Similarly second कि x का वैल्यूज जो है वो y के हिसाब से हम उसको चेक करेंगे, ठीक है, y के ऊपर डिपेंड होकर उसका वैल्यूज चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो x में एक a का b का क्लोजर निकाल, ठीक है। अच्छा a का क्लोजर निकाल y के वैल्यू से, y की डिपेंडेंसी से, a का क्लोजर a b a का आएगा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, फिर a इंप्लाइज b तो b आ गया, b इंप्लाइज c तो c आ गया, ठीक है। अच्छा a इंप्लाइज b x में अगर x के वैल्यूज x की डिपेंडेंसी हम चेक करना चाहे डिपेंडिंग ऑन y, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है और ये चेक भी हो रहा है कि a इंप्लाइज b, तो ये कंडीशन सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो b का क्लोजर, b इंप्लाइज c, bc रहे, b का क्लोजर bc आएगा, b इंप्लाइज c, जो हमें चाहिए था x में b इंप्लाइज c होना चाहिए, तो y से भी ड्रैग करके हमको वही मिल रहा है b इंप्लाइज c, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है दोनों ही केस के लिए। a का क्लोजर b का क्लोजर वैल्यू ये इक्विवेलेंस टू y है, मतलब x इज इक्विवेलेंस टू y, यहाँ से हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो y कवर्स x, यू कैन से दैट y कवर्स x। मैम तो हाँ बोलो। जब क्लोजर निकाल रहे हैं, अगर हम लोग अगर x को भी देख के निकालेंगे तो वही आ रहा है, y को भी देख के निकाल लेंगे तो वही आ रहा है, तो वो सबसेट वाला समझ नहीं आया। सबसेट वाला समझ नहीं आया, कौन सा बोलो? मतलब कि क्लोजर तो निकाल लेंगे, x को देख के निकालना है या फिर y को देख के निकालना है, वो जो लिखा हुआ ना, सो x कवर्स y या फिर y कवर्स x। x कवर्स y मतलब क्या? अब देखो मैंने यहाँ पे टिक किया है, y का वैल्यू, y का जितने भी डिपेंडेंसी है वो सेटिस्फाई करता है जो कि हम x से निकाल रहे हैं। कवर्स का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट है क्या, x और y दोनों इक्विवेलेंट है क्या, वही चेक करना है। तो अगर y का वैल्यू x में से भी ट्रैक करता है, x के जितने भी रिलेशन गिवन है, अगर उसमें से हम देखो x में क्या था, a इंप्लाइज b, b इंप्लाइज c, इसी दोनों डिपेंडेंसी से ये चेक करते हैं कि y का जितने भी डिपेंडेंसी है ट्रू हो रहा है, इसीलिए ना हम क्यों निकालने का जरूरत है, सिर्फ हम y को एंड x को उसका वैल्यू निकालेंगे, जितने भी यहाँ पे डिपेंडेंसी है, जितने भी एट्रीब्यूट्स का डिपेंडेंसी है, हर एक एट्रीब्यूट ही निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे कवर्स x का y कवर्स x का ये है कि इक्विवेलेंस आपको फाइंड आउट करना है, आपको ये चेक करना है इधर x इक्विवेलेंस होगी और नॉट। उस इक्विवेलेंस को चेक करने के लिए हमको कैसे करेंगे हम, इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि x और y सेम है या नहीं। तो हम अगर ऐसा करें कि y का जितने भी वैल्यू है हम x से क्या निकाल पा रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे क्या है
कंडीशन ट्रू हो रहा है, हाँ सेटिस्फाई क्या y का जितने भी डिपेंडेंसी है x से निकाल रहे हैं हम लोग, या फिर x का जितने भी डिपेंडेंसी है y से हम निकाल पा रहे हैं, इसीलिए जो कंडीशन है ये true हो रहा है कि हाँ x निकालने के लिए हम y के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो y निकालने के लिए हम x के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो कवर्स मीन्स कि x कवर्स y मीन्स क्या है कि y को जब भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, y का जितने भी क्लोजर वैल्यू निकाल रहे हैं वो x से तो हो ही जा रहा है। कुछ केस ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, कुछ एग्जाम्पल में जहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है, उस केस में आप ये नहीं हो रहा है, तब क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंस नहीं शो कराएगा, ठीक है, x शो किया जाएगा। उसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया है, नेक्स्ट वाला एग्जांपल आप लोग ये नेक्स्ट लिख लो, करना x इज इक्वल्स टू ab implies cd, b implies c, c implies d, इसमें देखना नहीं है। तो सिमिलरली किया है कि हम जब x का वैल्यू डिपेंडिंग ऑन y, x का वैल्यू निकाल रहे डिपेंडिंग ऑन y, तब भी हम ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, एक x में b था, दोनों का क्लोजर निकाल रहे हैं, तो एक y के ऊपर डिपेंड करके हो रहा है, लेकिन अगर कहीं भी वो फॉल्स हो जाए तब हम उसको बोल नहीं सकते ना कि ये कवर्स हो रहा है, इधर x कवर्स y और y कवर्स x, तब तो नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पे कवर्स हो रहा, तभी हम इक्विवेलेंस चेक कर पाएंगे ना। हम इक्विवेलेंस करना है मतलब हमको दोनों को रिलेट करना है, समझ रहे हो। तो ये जो एग्जाम्पल है इसको लिख लो, ये आप खुद करना और समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखना कि B implies C ये कवर्स के कंडीशन में नहीं आ रहा। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया हो तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग एग्जाम्पल ट्राई करना और कुछ प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में बताना, ठीक है।